नमस्कार मित्रों, मैं भागचंद बिजारनिया विज्ञान की इस श्रृंखला में जागृति परिवार की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो हीट ऊष्मा के रिगार्डिंग रहेगा। मैंने जैसे आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अपन किस वे में इस भौतिक विज्ञान के सिलेबस को कवर करेंगे, तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आज का, हीट ऊष्मा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या ऊष्मा से पहले, इस ऊष्मा से पहले अपन ने कुछ ना कुछ चर्चाएं तापमान की करी होगी, ताप की। अब आप लोगों को यदि कोई ऐसे पूछे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, तब आप कैसे बता पाओगे। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं क्या कि किसी भी पदार्थ में उसके समस्त जो आंतरिक गतिज ऊर्जा होती है, उन समस्त आंतरिक गतिज ऊर्जा का योग ऊष्मा कहलाता है। यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कैच करना, समस्त आंतरिक गतिज ऊर्जा का योग, समस्त आंतरिक गतिज ऊर्जा का योग जो होता है वो उसकी क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। अब तापमान क्या हुआ, उस पदार्थ में उसके समस्त अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो होती है, यहां पर मेंशन कर रहा हूं, उस पदार्थ में उसके समस्त अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो होती है, औसत गतिज ऊर्जा, उसको अपन तापमान कहते हैं, वो तापमान कहा जाता है। अब देखिए क्या अपन ऊष्मा के रिगार्डिंग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें बहुत बेसिक फंडामेंटल, सबसे पहले बेसिक्स प्रकार की जो भी चीज़ें हैं उन सबको अपन कवर करेंगे। देखो क्या ऊष्मा होती क्या है, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ ऊष्मा होती क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा, या आप लोग ऐसे बोल सकते हो क्या कि एक प्रकार की ऊर्जा या ऊर्जाओं का समूह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को अपन ऊष्मा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अपन ने क्या करा, ऊष्मा को ऊर्जा के इक्विवेलेंट रखा, बराबर रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा को अपन ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊर्जा को भी अपन ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना अपन। लेकिन होगा क्या, वास्तव में विज्ञान ऐसे बताती है अपने को क्या कि संपूर्ण ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सपोज करो अपने पास एनर्जी है, कोई भी ऊर्जा, इस संपूर्ण प्रकार की ऊर्जा से आप लोग ऊष्मा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यह पूरा 100% प्रोसेस होगा। लेकिन यदि आप लोगों को ऐसे बोल दिया जाए क्या कि आप संपूर्ण ऊष्मा से ऊर्जा की प्राप्ति कर लोगे क्या, तो वो 100% पॉसिबल नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो ना बात को। तो कहने का मतलब ही ऐसा हुआ कि संपूर्ण ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, संपूर्ण ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि संपूर्ण ऊष्मा को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कुछ बेसिक सी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अपन इस ऊष्मा के रिगार्डिंग इसके बहुत प्रकार के मात्रकों के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं कि इसका मापन, मेजरमेंट किस में करा जाता है। तो देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार, SI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का जो मापन है वो हमेशा जूल में करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का मापन किस में करा जाता है, जूल में करा जाता है। फिर इस ऊष्मा का एक और ऐसा नाम आपने देखा होगा निकल के आता है। फिर ये कैलोरी शब्द कहाँ से आया, कैलोरी में भी तो करा जाता है, कैलोरी में भी तो करा जाता है ना। तो कैलोरी के लिए आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ध्यान में रखना है क्या कि इसकी यदि आप लोगों को डेफिनेशंस पूछे, जैसे लास्ट टाइम राजस्थान पुलिस के पेपर में डायरेक्टली डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इस वाले पार्ट से रिलेटेड मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या कि 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोला जाता है क्या कि 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी या 15 डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरी भी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी
या 15 डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरी भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने जूल और कैलोरी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जानी, समझ रहे हो ना बात को। इनके अलावा, इस जूल और कैलोरी के अलावा भी अभी अपन इन दोनों के बारे में संबंध की भी चर्चाएं करेंगे। इन दोनों के अलावा भी इस उष्मा का कहीं ना कहीं और दूसरी जगह से भी, तो दूसरे तरीके से भी तो अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वो जो दूसरा प्रकार का मेजरमेंट होता है, वो दूसरा प्रकार का मेजरमेंट करा जाता है इसमें BTU। आपने नाम सुना होगा BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन अपने को ऐसे बताती है क्या कि 1 पॉइंट जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 BTU कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक सी बातें थी इसके मेजरमेंट से संबंधित, जो आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है, मोस्टली पूछा भी जाती है। अब देखिए, मेजरमेंट से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, कभी कभार डायरेक्टली पूछा जाता है। देखिए मैं क्या कर देता हूं, इसका जूल का कैलोरी के साथ में और BTU के साथ में जो आपसी संबंध होता है उस पर अपन चर्चाएं कर लेते हैं। देखो क्या, यदि आप लोगों को ऐसे पूछे क्या कि बताइए 1 कैलोरी का मान कितना होगा, तब हमेशा के लिए ध्यान में रखना 4.186 जूल के बराबर। तो 1 कैलोरी कितना हुई अपना 4.186 जूल। ऐसे यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि भैया 1 कैलोरी नहीं, मुझे 1 किलो कैलोरी का मान बताओ, तो किलो का मतलब क्या हो गया 10⁻³ इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये वाली चीज। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब इसका जो रियल आंसर आएगा 4186 जूल के बराबर हो जाएगी। 1 कैलोरी का आपने जूल में निकाला, 1 कैलोरी का जूल में निकाला, 1 किलो कैलोरी का भी जूल में निकाला। यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि 1 जूल का मान कैलोरी में कितना होगा, तब वो भी हमेशा के लिए ध्यान में रखना 1 जूल बराबर कितना होगा, लगभग 0.24 कैलोरी। अब आप लोगों को करना क्या है, देखो 1 कैलोरी का मान इतना जूल है, यहाँ से ये आया कैसे, वो वाली चीज बता रहा हूं मैं, ये कैसे जनरेट होता है। देखो 1 कैलोरी का मान आपको दे रखा है कितना 4.186 जूल। आप लोगों को तो इतना जूल नहीं चाहिए, केवल 1 जूल चाहिए ना, तो इधर ओनली 1 जूल बचेगा। 1 कैलोरी ऑलरेडी दे रखा है, तो ये 4.186 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। कहने का मतलब 1 में जब आप 1.186 का भाग लगाओगे तब आपके पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो होगी 0.24। जो ये वाली जो वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है कि ये कैसे निकाला अपन ने, तो ये हमेशा के लिए ध्यान में रखना। अब देखो क्या, इस 1 BTU के अंदर 252 कैलोरी होती है, ये ध्यान रखना, मोस्टली पूछा जाता है 1 BTU में कितनी कैलोरी होगी, 252 कैलोरी। अब देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से मोस्टली। क्या, यदि आप लोगों को ऐसे पूछे क्या कि इस ऊष्मा को मापने के लिए इस ऊष्मा की जो सबसे छोटी इकाई है, जब सबसे छोटी इकाई की बात होगी तब आप लोगों को जवाब देना है क्या होगी, जूल। सबसे छोटा जवाब क्या दोगे आप लोग, जूल। और यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले कि ऊष्मा के मेजरमेंट के लिए, इसके मापन के लिए इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, तब आप लोगों को हमेशा जवाब देना है थर्म। क्या जवाब दोगे, थर्म। अब ये थर्म क्या होती है, तो देखो 1 थर्म का जो मान होता है ना, 1 थर्म का जो मान होता है वो 10⁵ BTU के बराबर होता है। ये चीज़ें इसके मेजरमेंट से संबंधित आप लोगों को हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है, मोस्टली पूछी भी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कुछ इसके मापन से संबंधित आप लोगों के साथ में डिस्कस करा, इसको हमेशा के लिए आप लोग सुरक्षित रखना अपने नोट्स में। अब देखिए आगे क्या करना है अपने को, बहुत कॉमन सी चीज है, कॉमन सी बात है। देखो सपोज करो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, एक विद्युत हीटर है। इस विद्युत हीटर को मैंने क्या दिया, कुछ ना कुछ क्या दिया, मैंने इनपुट दिया, बदले में हीटर अपने को क्या देगा, कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। डायरेक्टली आप लोगों को कभी कभार पूछा जाता है ना, क्या ऊर्जा रूपांतरण से संबंधित क्वेश्चन आता है, एनर्जी ट्रांसमिशन से संबंधित है ना, एनर्जी कन्वर्जन से संबंधित क्वेश्चन आता है। उस केसेस में आप लोग क्या करोगे, इस विद्युत हीटर को आपने इनपुट के रूप में क्या दिया, इनपुट के रूप में अपन ने इसके तार जोड़े, और हमेशा तारों से होकर किस प्रकार की एनर्जी जाती है, सबको पता है कौन सी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा।
तो आपने विद्युत हीटर को इनपुट के रूप में क्या दिया, विद्युत ऊर्जा। बदले में इस विद्युत हीटर ने अपने को आउटपुट के रूप में क्या दिया, आउटपुट के रूप में हीट एनर्जी दी, उष्मा ऊर्जा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई ना। इधर इनपुट क्या था, विद्युत ऊर्जा, और विद्युत हीटर ने इस विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया, उसमें ऊर्जा में बदल दिया। समझ रहे हो ना आप बात को। अब देखो सपोज करो अब की बार मेरे पास क्या है, कोई भी भाप इंजन है, इस भाप इंजन को भी स्टीम इंजन है, इसको भी मैं कुछ ना कुछ क्या दूंगा, इनपुट दूंगा। बदले में भाप इंजन अपने को क्या देगा, कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। कहने का मतलब आगे जब अपन विद्युत वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ऊर्जा रूपांतरण का जो पोर्शन आएगा उसमें डायरेक्टली आज के बाद में कभी भी आप लोगों को कोई भी ऊर्जा रूपांतरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तब ऐसे बताना डायरेक्टली क्या, कि जिस वस्तु का जिस चीज का ऊर्जा रूपांतरण पूछा है उस वाली चीज का आप लोग इनपुट देख लो और उसका आउटपुट देख लो, तो उसका ऊर्जा रूपांतरण हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस स्टीम इंजन को, इस भाप इंजन को इनपुट के रूप में हमेशा उसमें ऊर्जा दी जाती है, हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा दी है आप लोगों ने, ठीक है ना। अब बदले में ये भाप इंजन आप लोगों को आउटपुट के रूप में क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहा जाता है इसको, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा देगा अपने को, ठीक है दोस्तों। तो ऊर्जा रूपांतरण ऐसे होता है, ऐसे उष्मा ऊर्जा में और ऊर्जा उष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने कुछ बेसिक से एग्जाम्पल बताए हैं कि विद्युत ऊर्जा का कैसे अपन ने उसमें ऊर्जा में परिवर्तन करा। अब देखो कुछ छोटी सी एक बात है जिनका मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो क्या, कि इस उष्मा के कारण अपने दैनिक जीवन में कुछ चीजों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है अपने आप। और वो परिवर्तन होता है ना, कहने का मतलब क्या हुआ, उष्मा का प्रसार होता है। और वो प्रसार तीन तरीके से हो सकता है। कैसे तीन तरीके से, जैसे अपन ने मैथमेटिक्स में जैसे अपन कवर करते हैं क्या, कि एक तो सिंपल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कहने का मतलब किसी चीज का रेखीय प्रसार हो, है ना। या फिर क्या हो सकता है, किसी भी चीज का क्षेत्रीय प्रसार हो सकता है। कहने का मतलब मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ प्रसार कैसे होता है इस उष्मा का। देखिए एक प्रकार का जो प्रसार होगा वो होगा आप लोगों का रेखीय प्रसार, दूसरे प्रकार का जो प्रसार होगा वो होगा आप लोगों का क्षेत्रीय प्रसार। समझ रहे हो ना क्षेत्रीय का क्या मतलब हुआ। तीसरे प्रकार का जो प्रसार होगा आप लोगों का वो होगा आयतन प्रसार। अब देखो क्या, हमेशा इस रेखीय प्रसार में केवल एक क्वांटिटी ली जाती है। जैसे सपोज करो आप लंबाई ले लो, बोले चौड़ाई ले लो, तो मैंने यहाँ पर लेंथ ली L, इसको L से डिनोटेट करा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्षेत्रफल कैसे होता है, जैसे सपोज करो कमरे का मुझे एरिया निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते हो ना इसका, तो मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया इसका, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो ये क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे आयतन में क्या होगा, तीन प्रकार की क्वांटिटीज आ जाएगी आयतन में। वॉल्यूम में हमेशा ऊंचाई का भी कंसेप्ट काम में लिया जाता है। तो L इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा H। तो तीन प्रकार की चीजें आई ना अपने पास। इसको सपोज करो यदि मैं अल्फा से डिनोटेट कर रहा हूँ रेखीय प्रसार गुणांक को, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को यदि मैं बीटा से डिनोटेट कर रहा हूँ, और आयतन गुणांक को यदि मैं गामा से डिनोटेट कर रहा हूँ, तब मेरे पास एक संबंध बन गया कि इसमें तो केवल एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसको तो मैं 1 से डिनोटेट करूंगा। इसमें कितनी वैल्यू आ रही है 2, तो इसको 2 से डिनोटेट कर देता हूँ। और इसमें कितनी वैल्यू आ रही है 3, तो मैं इसको 3 से डिनोटेट कर देता हूँ। कहने का मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे पूछेगा क्या, कि उष्मा के कारण किसी वस्तु की रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध होता है। तो 1:2:3 का संबंध होता है। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, देखो इससे संबंधित जैसे सपोज करो आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए क्या, कि जो अपने जो बिजली के जो खंभे होते हैं उन खंभों के जो तार होते हैं, आपने मेंशन करा होगा, वो तार गर्मी और सर्दी में अलग अलग व्यवहार करते हैं, है ना, कुछ होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, खंभों के तार ठंड के दिनों में ही अपने को ज्यादातर बांधने चाहिए। या फिर क्या हो सकता है, क्या ऐसे भी आ जाता है क्या, कि रेल की 2 पटरियों के बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है। सपोज करो कोई रेलवे लाइन है, ये उसकी एक पटरी होगी, अब दूसरी पटरी को मेरे को यहाँ पर ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पर बीच में जो ये स्पेस रहता है ना, ये स्पेस इसीलिए रहता है क्या, कि गर्मियों में अत्यधिक तापमान पाकर यदि ये पटरी फैलेगी
तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेगी, है ना। यदि ऊपर चढ़ जाएगी तो दुर्घटना का खतरा रहेगा ना, तो ये ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो अब होगा क्या इसमें, यदि खाली जगह रहेगी तो ये इतना ही फैलेगी, इस जगह को कवर कर लेगी। तो ये सारे के सारे जो मैंने दो प्रकार के अभी जो उदाहरण बताए हैं कहीं ना कहीं रेखीय प्रसार गुणांक से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट जो ये ऊष्मा है, ये ऊष्मा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती होगी, उसका भी कुछ बेसिक कंसेप्ट अपन लोग कर लेते हैं। यहाँ से मोस्टली आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है ना। देखिए इस हीट का ट्रांसमिशन कैसे होता होगा। ट्रांसमिशन का मतलब समझते हो ना, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता होगा। ऊष्मा स्थानांतरण का क्या मतलब हुआ कि ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे जा पाती होगी। तो ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, लेकिन जाने का कुछ ना कुछ कारण होता है। वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को क्या, कि हमेशा ऐसे बताओ कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण उच्चतम तापमान वाली जगह से उच्चतम तापमान वाली वस्तु से निम्नतम तापमान वाली वस्तु की ओर होता है। ऐसा क्यों होता होगा, तो इसके ट्रांसफर की स्थानांतरण की कुछ विधियां होती होगी, इसके ट्रांसफर की कुछ विधियां होती होगी। उन विधियों के बारे में अपन चर्चाएं कर लेते हैं। देखो मैं आप लोगों को बता दूं क्या कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होगा, हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ऊष्मा स्थानांतरण की कुछ विधियों के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। देखो एक प्रकार की इसकी विधि होती है जिसको बोला जाता है क्या, कंडक्शन, चालन। बहुत अच्छे से देखना, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है। दूसरे प्रकार की जो इसकी विधि होती है इसको बोला जाता है संवहन, इसका नाम है कन्वेक्शन। और तीसरे प्रकार की जो विधि है इसको बोला जाता है विकिरण, इसका नाम है रेडिएशन। तो तीन प्रकार की विधियां हो गई ना। अब यहाँ से डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। लोअर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा ऊष्मा स्थानांतरण की चालन विधि किस प्रकार के पदार्थों पर अप्लाई होती है। तो डायरेक्टली मेरे कहने से जवाब देना है क्या, कि केवल और केवल ठोस पदार्थों में अप्लाई होती है। तो कहने का मतलब ठोसों से होकर ऊष्मा का स्थानांतरण कौन सी विधि द्वारा होगा, चालन विधि द्वारा। ऐसे यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या कि संवहन विधि कहाँ अप्लाई होती है, तो संवहन में दोनों जवाब देना आप, कौन सा, द्रव व गैस। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे यदि आप लोगों को विकिरण के लिए पूछे तो विकिरण में ये वाला जवाब दे देना आप लोग, क्या, निर्वात। ये नाम आप लोगों के पहले भी आया था, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड इसको समझाया था। अब देखो यहाँ से किस किस प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कुछ उदाहरणों को आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से कैच करना जल्दी जल्दी। क्या, कोई भी वस्तु इस संपूर्ण ब्रह्मांड में यदि ठोस रूप में है तो उससे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा चालन विधि द्वारा ही होगा। अब यदि चालन से संबंधित उदाहरणों की बात करें तो सपोज करो सर्दियों के समय में अपन छत पर बैठे हैं और अपने पास दो प्रकार की कुर्सियां हैं, एक लोहे की कुर्सी और दूसरे लकड़ी की कुर्सी। अब दोनों को तापमान समान मिल रहा है, तो एक ही तापमान को पाकर क्या लोहे वाली और लकड़ी वाली कुर्सी को यदि अपन स्पर्श करें तो अपने को लोहे की कुर्सी थोड़ी ज़्यादा ठंडी लगती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लोहे और लकड़ी दोनों प्रकार की कुर्सियां बनी तो किसी ठोस पदार्थ से है ना, तो ठोसों से होकर ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा चालन विधि द्वारा होता है। ऐसे ही सपोज करो क्या आपके पास में कोई लोहे का सरिया है, वो कौन सी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। सपोज करो मैंने उसके एक हिस्से को यहाँ से हाथ से पकड़ रखा है और इसका दूसरे हिस्से पर यहाँ पर कुछ क्या आग पे है। अब वो जो हिस्सा आग पे है वो हिस्सा ज़्यादा गर्म होगा। अब धीरे धीरे उसका ताप क्या, यदि लंबे समय तक अपन उसको आग पे रखेंगे एक सिरे को, तो वो इसका ये वाला जो सिरा मैंने हाथ से पकड़ रखा है ये भी तो ये ऊष्मा पाकर धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो ऐसे बताओ ऊष्मा क्या कि ज़्यादातर तापमान कहाँ है, जो आग पे सिरा है वहाँ पर, और ये ऊष्मा अधिकतम तापमान से आग वाले सिरे से जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है उस वाले सिरे की ओर आएगी। कहने का मतलब अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। लेकिन वो उस सरिये के केस में होगा कौन से केस में, इस चालन विधि के द्वारा होगा। क्यों, क्योंकि वो सरिया काय का बना हुआ है, ठोस का बना हुआ है। ऐसे सभी प्रकार की धातु से होकर क्या ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा चालन विधि द्वारा होता है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो धातु होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ऐसे यदि आप लोगों को कोई पूछ ले क्या कि आप लोग सपोज करो क्या कि एक तो अपने पास ऐसा प्याला है, ऐसा कटोरा है जो चीनी मिट्टी से बना हुआ है, और दूसरे प्रकार का ऐसा कटोरा है जो क्या लोहे से बना हुआ है या किसी धातु से बना हुआ है।
तो सपोज करो आपको दूध या चाय पीना कौन से में ज़्यादा सरलता रहेगी, ज़्यादा सुगम रहोगे। तो कहने का मतलब इस प्रकार के आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चालन से संबंधित। यदि मैं दूसरी बात करूं, संवहन की यदि मैं बात करूं, तो देखो डायरेक्टली इसमें आ क्या रहा है, द्रव्य गैस आ रहा है ना, द्रव्य गैस आ रहा है। इस अपने पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत प्रकार की जलवाष्प की बूंदें हैं, ठीक है ना, और बहुत प्रकार की गैसें भी है। तो पहला और आज तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया उदाहरण यही है क्या, कि पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें। तो पृथ्वी का वायुमंडल क्या विभिन्न प्रकार की गैसों के कारण और उसमें विद्यमान जलवाष्प की बूंदों के कारण उष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा गर्म या ठंडा हुआ। तब आप लोग डायरेक्टली जवाब दे पाओगे कि कौन सी विधि द्वारा गर्म या ठंडा होता है, बता पाओगे ना। ऐसे यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लूं मैं क्या, कि जैसे गर्म या ठंडी हवाओं का चलना, तो उसमें हवा इसका मतलब गैस की मात्रा, तभी भी आप लोग जवाब दे पाओगे। यदि मैं आप लोगों को ऐसे पूछ लूं क्या, कि पानी का गर्म या ठंडा होना, तभी ये पानी कहने का मतलब द्रव कौन सी अवस्था में आ रहा है, तो भी सामान्य में आ रहा है, तब भी आप लोगों को क्या होता है, जवाब यही देना होता है। अब देखो क्या, यहाँ से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है, जो अपने पास बिजली के बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब, उन विद्युतीय बल्बों में निष्क्रिय गैसें भरी जाती है, लेकिन है तो वो गैस ही ना, है तो वो गैस ही, और अपना गैस कौन से वाले में आ रहा है, संवहन विधि में आ रहा है। तो बिजली के बल्बों में निष्क्रिय अक्रिय गैसों का भरा जाना, ऐसा डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तब आप लोगों को सही अच्छे से जवाब देना है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, कैच कर पा रहे हो ना सभी लोग। अब यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या, कि पानी का, किसी भी प्रकार के पानी का गर्म या ठंडा होना, गर्म या ठंडे से क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज करो समुद्र समीर, आपने नाम सुना होगा समुद्र समीर, है ना, जो व्यापारिक जो पवनें होती है वो जो चलती है ना, या संवातन जो वेंटिलेशन होते हैं उनसे संबंधित यदि आप लोगों को पूछे, तब ये सारे के सारे संवहन से आएंगे, ऐसा आप लोगों को बताना है। और क्या होता है, जिसके कारण फ्रिज में जो शीतलन, जो कूलेंट होता है, जो फ्रीजर होता है, वो ऊपर की ओर बनाया जाता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं द्रव और गैसों का ही सिस्टम होता होगा। और ऐसा क्या कारण होता है, जिसके कारण लालटेन में ऊपर व नीचे ऐसे छेद बनाए जाते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ गैसों का रोल होता होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ऐसे उदाहरण यदि आप लोगों को पूछे, तब डायरेक्टली आप लोग जवाब देना समान। अब यदि मैं विकिरण से संबंधित उदाहरणों की बात करूं, तो देखो इस वाले में डायरेक्टली नाम आ रहा है किरण। किरण का क्या मतलब हुआ, इस सूर्य से लेकर पृथ्वी तक जो किरणें हैं, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो उष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा पहुंची। तो बीच में आप लोगों को पता है क्या, कि इस सौरमंडल में बीच में निर्वात है ना, वायुमंडल नहीं है, ऊपर ज्यादा वायुमंडल नहीं है, तो निर्वात अपना कौन से केस में आया, तो कौन सी विधि अप्लाई हुई, विकिरण विधि अप्लाई हुई ना। तो डायरेक्टली यदि आप लोगों को ऐसे पूछ ले क्या, कि सूर्य की किरणें सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा पहुंचती है, तब मेरे कहने से आप लोग डायरेक्टली जवाब देना क्या, इससे संबंधित विकिरण बताना। आप लोगों को क्या बताओगे, विकिरण। यदि ऐसे पूछ ले क्या, कि रेगिस्तान जो होते हैं, मरुस्थलीय एरिया, जैसे थार रेगिस्तान है अपना राजस्थान का, ऐसे पूछ ले कि रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी होती है, इसका कारण क्या हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं विकिरण, उसकी जो उष्मा है, धूल मिट्टी के जो कण है, जो बालू मिट्टी के जो कण है, दिन में उष्मा पाकर गर्म हो जाते हैं, है ना, और रात को क्या हो जाता है, वो बालू मिट्टी जो सिलिका के जो कण होते हैं, जितना जल्दी गर्म होते हैं उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाते हैं। तो इसी कारण रेगिस्तान दिन में अत्यधिक गर्म और रात को अत्यधिक क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ऐसे आप लोगों को जवाब देने हैं। ऐसे पूछ ले क्या, कि गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए या पहने जाते हैं, ऐसा क्यों, तो उसका भी आप लोगों के पास में जवाब होना चाहिए। ये कुछ बेसिक सी बातें थी। अब देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूँ, इन उदाहरणों को आप लोग ध्यान में रखना, उष्मा स्थानांतरण की विधियाँ और इनके उदाहरण डायरेक्टली आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखो कुछ बेसिक सा कंसेप्ट है, कुछ बेसिक सी बातें हैं क्या, कि बहुत प्रकार के ऐसे पदार्थ होते होंगे जो उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक। बहुत प्रकार के ऐसे पदार्थ होते होंगे जो उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक। और बहुत प्रकार के ऐसे पदार्थ होते होंगे जो क्या होते हैं, उष्मारोधी, है ना। 3 प्रकार के केसेस बता रहा हूं मैं आप लोगों को क्या, कि सुचालक, इसका मतलब तो क्या हो, जिनसे होकर उष्मा का क्या हो, स्थानांतरण हो। ऐसे पदार्थों को तो अपन क्या बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे। तो सुचालकों में क्या आ जाएगा, लगभग
लगभग आप लोगों के सभी प्रकार की धातुएं और जो आप लोगों का जल होता है ये ऊष्मा की क्या होते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं, सुचालक पदार्थ होते हैं। यदि आप लोगों को ऐसे पूछ लिया जाए क्या कि ऊष्मा के कुचालकों के बारे में भी बताओ कि क्या कि जिनको अपन तापमान या ऊष्मा दे तो वो क्या नहीं हो, गर्म या ठंडे नहीं हो, ऐसा है ना कंसेप्ट। तो ऐसे बहुत प्रकार के डेली लाइफ में अपने रिलेटेड उदाहरण है, जैसे सपोज करो लकड़ी, कांच, किसी भी प्रकार की वायु, बर्फ, है ना, कपड़ा, ऊन, ऐसे उदाहरणों के बारे में आप लोग ध्यान में रखना। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लकड़ी, कांच, वायु, ऊन, बहुत प्रकार के उदाहरण होते हैं ना ऐसे जिनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। कपड़ा मान लो, बर्फ, हाँ ये बर्फ कैसे आ गया यहाँ पर, तो देखो ऐसा क्या होता है, ये बर्फ जो होती है, आइस जो होती है, ये ऊष्मा की हमेशा कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक होगी, इसका मतलब क्या होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कुछ आप पढ़ते हो नेशनल इंटरनेशनल जीके के बारे में कुछ नॉलेज रखते हो, तो आपको पता है क्या कि कुछ एस्किमो एक जनजाति है, एस्किमो के जो लोग हैं वो एस्किमो के लोग बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। ये एस्किमो क्या होती है, ये जो बर्फ के घर बनाए जाते हैं ये हमेशा इस शेप में बनाए जाते हैं। आप लोगों को बता दूं बेसिक जानकारी के लिए, है ना, जिनसे होकर अब क्या दोहरी परत वाले घर होते हैं, जिनसे होकर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। और ये एस्किमो है क्या, ये एस्किमो वास्तव में क्या है, ये एस्किमो ग्रीनलैंड और कनाडा में रहने वाली प्रजाति है। ये ग्रीनलैंड और कनाडा में रहने वाली प्रजाति है, जो लोग बर्फ के बड़ी बड़ी आइस के घर बनाकर रहते हैं, तो उनसे होकर भी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। और वास्तव में लोकल भाषा में, वहाँ की भाषा में यदि अपन बात करें तो इस बर्फ का जो घर बनाया, इस बर्फ के घर को कहा जाता है इग्लू। क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। अब देखिए ये मैंने कुछ बेसिक से ऐसे बताया, आप लोगों को ध्यान में रखना। यदि ऊष्मारोधी पदार्थों की अपन बात करें, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जिनसे जो क्या ऊष्मा को कंप्लीटली क्या कर लेते हैं, यदि आप जलाओगे तो वो जलेगा भी नहीं, ऐसे पदार्थ भी है जिनको ऊष्मारोधी कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को दो नाम बता देता हूं। एक तो होता है एस्बेस्टोस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसके उदाहरण है एस्बेस्टोस, और दूसरा होता है एबोनोइट। ये नाम सुने होंगे शायद आप लोगों ने। एस्बेस्टोस और एबोनोइट क्या होते हैं, तो जब भी आप लोगों को ऐसे पूछे क्या कि एस्बेस्टोस किसका उदाहरण है ऊष्मा से संबंधित, तो ऊष्मारोधी पदार्थ होता है, एक प्रकार का उसका उदाहरण है। अब इस एस्बेस्टोस से संबंधित आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, देखो इससे कुछ एस्बेस्टोसिस नामक रोग भी होता होगा, ऐसा अपन जीव विज्ञान में रोगों के बारे में चर्चाएं करेंगे, तब आप लोगों के कंसेप्ट आएगा। अब देखो क्या, ये एक प्रकार का नहीं जलने वाला रेशा होता है। एस्बेस्टोस होता क्या है, न जलने वाला रेशा, ऐसे ध्यान में रखना, न जलने वाला रेशा क्या होता है, न जलने वाला रेशा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं क्या कि जो बॉम्ब स्क्वाड होते हैं, बम वाले, है ना, उसके वो भी बॉम्ब स्क्वाड भी इसी के बनाए जाते हैं, एस्बेस्टोस के बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास से रिलेटेड आप लोगों के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। बाकी आगे की क्लासों के लिए निरंतर आप लोग जैसे नोटिफिकेशन मिले वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए बढ़िया, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।